बारिश की वजह से मैंने सब ऊपर कर दिया था, तो सब हटा के एकदम क्लियर करेंगे इसमें। फिर क्या प्रॉपर वॉक में जाएगी घूमने, तो फिर जैसे आप कॉर्नर से गए तो वहीं खड़े हो गए, फिर अपने आप आते हैं। Hello everyone, welcome back to your class. We were reading training and development. Today we are going to read about the training methods. Right? Yesterday we had done why the Yes, training is, what is the importance of training and the difference of training and development. The training is just given for a particular or specific work, and development is the overall personality development of a employee or a candidate, right? सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कि ट्रेनिंग मेथड जो है वो कितने तरीके के हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो कंपनीज में दी जाती है, उनके कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट there are various methods of training. These are broadly categorized into two groups: on the job and off the job method. तो on the job और off the job method जो है वो आप सुनकर के ही समझ में आ रहा होगा कि एक तो वर्क में रहते हुए ट्रेनिंग करना और एक जॉब में वर्क करते हुए नहीं होना, ऑफ होकर के जॉब के लिए ट्रेनिंग लेना. फाइन. yes, ma'am. While the employee is actually working, ठीक है, on the job method refers to the method that are applied to the workplace while the employee is actually working. जब employee जो है वो actually work कर रहा है किसी कंपनी में and तब उसको अगर कोई ट्रेनिंग दी जाती है, then it is called on the job training. Suppose the training we are getting for your digital classes is online, what? on the job training क्योंकि already we all are doing job in this institution और हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो है वो हम ले रहे हैं. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट इज़ कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब हम वर्क के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं. ऑफ द जॉब मैथड्स आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. जब हम वर्क प्लेस से दूर होते हैं, यानी कि हम जॉब में नहीं होते हैं और हम उसी जॉब की ट्रेनिंग ले रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. The former means learning while doing, while the latter means learning before doing. पहले कर लेना. अगर इस तरीके से देखा जाए इसका मीनिंग, तो क्या हो गया कि एक तो ये हो गया कि आप पहले से ही जॉब से दूर रहते हुए ट्रेनिंग ले रहे हो, पहले से ही सीख रहे हो काम पे जाने से पहले. और ऑन द अदर हैंड ऑन द जॉब हो गया कि जब आप काम कर रहे हो और काम के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट? तो जब ऑन द जॉब मेथड्स जो हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिसमें कि पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर. आपने देखा होगा समटाइम कि जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई प्लम्बर है, या फिर कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर कभी इस तरीके के मैकेनिक्स आते हैं, गैरेज जो होते हैं उनमें मैकेनिक्स आते हैं जिनके साथ में एक और हेल्पिंग हैंड उनके साथ में होता है. तो जनरली ये जो हेल्पिंग हैंड होते हैं ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे होते हैं. ये अपने मास्टर के साथ में, अपने जो लीडर होता है, अपना जो गाइड करने वाला होता है, उसके साथ में वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे साथ में आता है, उसके साथ में एक और इलेक्ट्रिशियन आता है जो कभी उसको पेचकस पकड़ाता है, कभी उसको कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट पकड़ाता है, बट दैट टाइम ही और शी मे बी लर्निंग द थिंग्स. वो वहाँ पर उनके साथ में ही कुछ सीख रहा होता है. तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें कि जो ट्रेनी है वो अपने मास्टर के साथ में ही वर्क की ट्रेनिंग जो है वो ले रहा होता है उसकी गाइडेंस में. दीज आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल. People seeking to enter skilled job to become, for example, plumbers, electrician, or iron workers, are often required to undergo apprenticeship training. These apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer. A uniform period of training is offered to trainees in which both fast and slow learn here.
आर प्लेस्ड टुगेदर, स्लो लर्नर्स में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय होता है वो अपने लीडर के साथ में, वो अपना जो एक्सपीरियंस बंदा होता है अपने मास्टर के साथ में इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो लेता है। वो उसकी गाइडेंस में सारे स्किल्स जो हैं वो सीखता है कि उसको किस तरीके से वर्क को करना है। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके के लर्नर हो सकते हैं, जैसे कि फास्ट या फिर स्लो लर्नर। तो जो स्लो लर्नर होते हैं उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो दे रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर ट्रेनिंग। और जो फास्ट लर्नर्स होते हैं वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में उस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है। तो इनको एडिशनल ट्रेनिंग दे दी जाती है जो कि स्लो होते हैं। द नेक्स्ट इज कोचिंग। In this method, the superior guides and instructs the trainees as a coach. The coach or counselor sets mutual agreed upon goals, suggested how to achieve these goals, periodically reviews the trainees प्रोग्रेस। अब यहाँ पर क्या होता है, कोच होता है। कोच जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट में भी आपने कोच सुने हैं जो कि आपको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, एक कोच या जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसके अंडर में आप ट्रेनिंग लेते हो, जो भी एम्प्लॉय है। तो इनका जो गोल होता है वो सेम ही होता है, दोनों को सेम गोल अचीव करना होता है। और उसी तरीके से ये देखते हैं कि किस तरीके से, किस मेथड से जाकर के जो गोल है उनको अचीव किया जा सके। तो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जाती है। एंड सजेस्टेड चेंजेस रिक्वायर्ड इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ आपका जो कोच होता है वो आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से बिहेवियर में चेंज करके या फिर आपकी परफॉर्मेंस में चेंज करके आप अपने रिक्वायर्ड जो गोल है आपका उसको एम कर सकते हो। The trainees work directly with the senior manager and the manager takes full responsibility for the trainees coaching. Classically, the trainee is being groomed to replace the senior manager and relieve him from some of his duties. This gives a chance for the trainee to learn the job also. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर वो आपका जो कोच होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस में, किस तरीके से आप अपने बिहेवियर में चेंज करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, आपका जो सीनियर मैनेजर होता है आप उसका कुछ वर्कलोड जो है वो ट्रेनी को दे दिया जाता है और वो उसको उन चीज़ों से रिलीव करके उसकी जगह पर काम करता है। तो जब वो अपने मैनेजर की जगह पे काम करता है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करता है, तो ही लर्न सो मैनी थिंग्स। वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख जाता है और इससे उसको आगे बढ़ने के लिए, अपने जॉब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए उसको मिलता है। तो इस तरीके से कोचिंग जो है वो की जाती है। देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है? It is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate. Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period. They also work in some factory or office to acquire प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। अब आपने क्या किया कि आपने प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपने किसी भी चीज़ की ले ली। सपोज यू आर स्टडिंग इन अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, वहाँ पे जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो आपने ले ली। इसी तरीके से सीए या सीएस में भी होता है, चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स और आपके कंपनी सेक्रेटरी जो है इनमें भी ऐसा ही होता है कि आपने क्या किया, इवन इन मेडिकल ऑल्सो आपने क्या किया, जो जितनी भी लर्निंग थी, आपकी जो थ्योरी थी वो आपने स्टडी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज इट प्रैक्टिकली। अब आपको ये प्रैक्टिकली करके देखना है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेती हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको इन कंपनियों में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, इंटर्नशिप कहा जाता है, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए होती है। इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि आपको 6 मंथ की या फिर आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो
करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही इस इंटर्नशिप में जो कैंडिडेट होता है उसको स्टाइफंड जो है वो भी दिया जाता है। स्टाइफंड जो है वो एक तरीके का खर्चा है, एक सैलरी नहीं होती है वो, लेकिन वो वर्क करने के लिeu में उनको एक अमाउंट जो है वो दिया जाता है। उसको आप क्या कहते हो? स्टाइफंड, जो कि एक नॉमिनल सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है वो अमाउंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको एक स्टाइफंड जो है वो दिया जाता है। तो इससे जो वहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है उसको किस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है कि उससे उसकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो गेन करता है वो, और वो अपने स्किल जो है उनको भी एनहांस करता है। देन जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मीनिंग क्या है ट्रेनिंग में? दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शिफ्टिंग की जा रही है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। तो इसका क्या एडवांटेज हो सकता है कि जो आपका कैंडिडेट है वो केवल एक ही वर्क में, किसी भी स्पेसिफिक वर्क में नहीं, बल्कि सारे जो कंपनी में जितने भी वर्क किए जा रहे हैं उनमें उसको स्पेशलाइजेशन हो जाता है, या फिर उसको उन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, उसको सभी तरीके के काम करने की नॉलेज दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रेनी है उसको क्या कर दिया जाता है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है। दिस इनेबल्स द ट्रेनी टू गेन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग of all parts of the business and how the organization as a whole functions। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो ट्रेनी है उसको केवल एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है, उसे सारे जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, जो जो डिपार्टमेंट कंपनी में है, उन सभी की थॉरो नॉलेज जो है वो उस कैंडिडेट को हो जाती है। तो जो ट्रेनी है उसको ये पता लग जाता है कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, पूरा होल सम में कंपनी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद में है द ट्रेनी गेट्स फुली इन्वॉल्व्ड इन द डिपार्टमेंट्स ऑपरेशंस एंड ऑल्सो गेट्स अ चांस टू टेस्ट हर ओन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। अपना खुद का वो देखता है, वो जब सब तरफ वर्क कर रहा है, सारे ही डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो अपने एप्टीट्यूड जो है उसको देखता है कि उसमें कितना कौशल है, वो कितने अच्छे तरीके से किसी भी वर्क को कर सकता है, और उसकी एबिलिटी जो है डूइंग जॉब, वो अलग अलग जगह पे काम कर रहा है तो उसे अपनी एबिलिटी जो है वो भी अंडरस्टैंड होती है। जॉब रोटेशंस अलाउ ट्रेनी टू इंटरैक्ट विद ईच एम्प्लॉइज, फैसिलिटेटिंग फ्यूचर कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अगर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसका क्या होता है, दूसरे लोगों के साथ में कनेक्शन जो है वो भी अच्छा हो जाता है, एंड ही कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अलग अलग जगह पर वर्क कर सकता है, किस तरीके के लोग होते हैं, वो उनके संपर्क में आता है, एंड लर्न सो मेनी थिंग्स विद दैम। When employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotion, replacement और ट्रांसफ़र। अब क्या हो रहा है, अगर इंटरनली अगर हमें यहाँ पर रिक्रूट करना है तो यहाँ पर इसको फ़ायदा हो जाता है। किस तरीके से फ़ायदा हो जाता है? क्योंकि उसने सारे ही डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो ली हुई होती है, तो उसको किसी भी का रिप्लेसमेंट करना हो या अगर उसको प्रमोशन देना हो तो द पर्सन इज़ स्किल्ड ऑलरेडी, वो ट्रेंड होता है। जो ट्रेनी है उसको ये मल्टीपल जो ट्रेनिंग वो करता है अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसका बेनिफिट किस रूप में मिलता है कि अगर कहीं पे कोई रिप्लेसमेंट होता है या फिर कोई ट्रांसफ़र का केस होता है या उस एम्प्लॉय का खुद का ही अगर प्रमोशन किया जाता है तो वहाँ पर वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, राइट। इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। नाउ इट कम्स ऑफ द जॉब मैथड्स। अब ऑफ द जॉब रह करके जब हम वर्क पर नहीं जा रहे हैं, वर्क में इन्वॉल्व नहीं है हम, जब हम ऑफ द जॉब है तो हमें किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है? क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस। The lecture or conference approach is well adapted to conveying specific information, rules, procedures और methods। अब किसी भी तरीके के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उनको किस रूप में दे दिया जाता है? क्लासरूम लेक्चर्स के रूप में या फिर कॉन्फ्रेंसेस के रूप में ये दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ द जॉब रह करके आप इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस या फिर जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग ले सकते हैं। The use of audio visual or demonstrations can often make a formal classroom presentation more interesting,
while increasing retention and offering a vehicle for clarifying more difficult पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या दे दिया जाता है आपको, कई बार डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ऑडियो विजुअल जो है वो आपको दे दिए जाते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी तरीके का जो अगर किसी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप इजीली देख सकते हो, और आपके जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होते हैं उनको वो बहुत इजीली क्या कर देता है, क्लैरिफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल्स होते हैं। तो ऑडियो विजुअल्स देख करके या फिर डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको किस तरीके से वर्क करना है, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। देन इट कम्स टू द फिल्म्स। They can provide information and explicitly demonstrate skills that are not easily represented by the other techniques। जब किसी दूसरी टेक्निक से कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनको कि फिल्म के द्वारा इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर हम कोई दूसरे मेथड यूज़ करते हैं तो वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो स्किल्स हैं डेमोन्स्ट्रेट करके, ये जो है इस टेक्निक से, फिल्म की टेक्निक से ये जो स्किल है ये आपको अपडेट किए जाते हैं। यूज्ड इन कंजंक्शन विद कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशंस जो हैं वो इनके साथ में जोड़ करके, इन फिल्म के साथ में जोड़ करके आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट मैटर जो होते हैं जिनको कि दूसरे किसी मेथड से इजीली नहीं समझाया जा सकता, फिल्म के थ्रू उसके साथ साथ उनकी कॉन्फ्रेंस और डिस्कशंस के साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। देन केस स्टडी। केस स्टडी में क्या आ रहा है आपका, टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ organizations cases represent attempts to describe as accurately as possible real problems that managers have faced। अब यहाँ पर केस स्टडी में आपको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो बंदे ऑलरेडी किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, उनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती हैं, उन रियल प्रॉब्लम्स को केस स्टडी के थ्रू आपको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ट्रेनीज स्टडी द केसेस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम्स, एनालाइज कॉजेज, डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सेलेक्ट व्हाट दे बिलीव टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट। अब क्या करते हैं, जो लोग ट्रेनी होते हैं, जो इन केसेस से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, इन केसेस की स्टडी करते हैं। इन केसेस की स्टडी करने के बाद में वो निश्चित करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसके बाद में उसको एनालाइज करते हैं कि क्या रीजंस हैं, उसके क्या रीजंस हैं प्रॉब्लम के, उनका एनालिसिस करते हैं, डेवलप करते हैं ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। वो देखते हैं कि अगर इसके ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द सोल्यूशन। और लास्ट में वो ये सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट सूटेबल है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से थ्रू द केस स्टडी जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हैं वो दी जाती हैं। राइट एवरीवन। Then it comes to computer modeling. It simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job and allows training to take place without the risk or high costs that would be incurred if a mistake were made in real life situation। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आपके कंप्यूटर के द्वारा स्म्यूलेट मतलब कि इस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट जो है कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग करके और उस सिचुएशन को ला करके, जो रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी सिचुएशंस को ला करके कंप्यूटर के द्वारा आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। इससे क्या होता है, हाई कॉस्ट का जो रिस्क होता है वो आपका
लो हो जाता है, यानी कि आपको बैठे बैठे इन सारे रिस्क को आप यहीं कवर कर लेते हो अपने एक जगह पर बैठ करके। जबकि रियल लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं तो उनको आपको हमेशा तो अकर करती नहीं है, तो कभी जो सिचुएशंस होती हैं उनको क्या किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टिम्युलेट किया जाता है और उसके बाद में उस वर्क एनवायरनमेंट में आप किस तरीके के डिसीजंस लोगे, इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो आपको अवेलेबल कराई जाती है। देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज employees learn their jobs on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. अब क्या किया जा रहा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की जो मशीन्स हैं, हायर टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको वर्क प्लेस पर इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हो, ना तो ट्रेनी के लिए और ना ही कंपनी के लिए, कि अगर किसी भी तरीके की मशीनरी में कोई अगर गड़बड़ होती है तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर ले जाया जाता है और एक्चुअल वर्क environment are created in a classroom and employees use the same materials, files and equipments. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको दूर ले जाया जाता है वहाँ पर एक क्लासरूम की तरीके से, दूर इन द सेंस कि एक अलग से क्लासरूम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, वहाँ पर उस तरीके की मशीन्स जो है उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है और वहाँ पर उनको उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए सिखाया जाता है ऑन द अदर मशीन्स। क्यों? क्योंकि अगर वर्क प्लेस पर अगर इस तरीके से किया जाएगा और किसी भी ट्रेनी की गलती की वजह से अगर मशीन बंद हो जाती है तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी रुक सकता है। तो इस तरीके की जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर मशीनरीज हैं, इनको अलग से ले जा करके जो ट्रेनीज हैं उनको उसके ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और जनरली ये वहाँ किया जाता है, उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पर कि सोफिस्टिकेटेड और मशीनरीज और इक्विपमेंट्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। तो अगर कंपनी में अगर उनको यूज़ करेंगे और बाय द वे कोई गलती हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क जो है कंपनी नहीं ले सकती है। इसके लिए अलग से क्या किया जाता है, वर्क फ्लोर से दूर उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर एक एक्चुअल रूम जो है वो बनाया जाता है और इन इक्विपमेंट्स जो हैं, मशीनरी जो है, उनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। Then programmed instructions. This method incorporates pre-arranged and proposed acquisition of some specific skill of general knowledge. Information is broken into meaningful units and these units are arranged in a proper way to form a logical and subsequential learning package. From simple to complex, the trainee goes through these units by answering questions or filling the blanks. Right? अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक एक्विजिशन जो है वो बना ली जाती है स्पेसिफिक स्किल और जनरल नॉलेज की, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन इनको अलग अलग यूनिट्स में दी जाती है, यानी कि पूरा एक परफॉर्मा बना लिया जाता है और उसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर के जाया जाता है कि जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जिस तरीके का भी आपका वर्क है, उस वर्क का एक प्रोसेस जो है वो बनाया जाता है जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको डिफ़िकल्ट चीज़ों में डाल दिया जाए, कि ऐसा नहीं है कि बिना कुछ उसकी प्लानिंग किए, बिना उसको ऑर्गेनाइज किए आपको दे दिया जाए। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो एक्विजिशन होती है किसी भी स्पेसिफिक स्किल की और जनरल नॉलेज की, उसको क्या किया जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आपको अलग अलग यूनिट्स में दिया जा रहा है। तो हम किस तरीके से चलते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। तो पहले आपको कुछ सिंपल चीज़ें जो है आपके वर्क से रिलेटेड वो सिखाई जाती हैं, उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स है मैटर उसको आपको बताया जाता है। तो इनसे आपको क्या करना होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स करने होते हैं, ब्लैंक्स जो होते हैं उनको फिल करना होता है, और इस तरीके से यू कम टू नो अबाउट योर वर्क, राइट। नाउ द चैप्टर इज ओवर, वंस यू विल गो विद द समरी। हम पूरे चैप्टर की अगर समरी देखते हैं, द चैप्टर इज ओवर हियर, और हमने
पूरा कंक्लूजन जो है इस चैप्टर का, आपके स्टाफिंग का आउटकम जो है वो क्या निकल करके आया है, हमने स्टाफिंग में पढ़ा that staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the positions। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि स्टाफिंग क्या है, कि जो वैकेंट पोजीशंस हैं ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, राइट, मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और क्या है, इसमें जो आपकी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल किया जा रहा है, और जो ऑलरेडी फिल्ड हैं उनको कंटिन्यू रखा जा रहा है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देन दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोग आपको वर्क करने के लिए चाहिए, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल to fill the roles designed into the organization structure। इसके लिए आपको क्या करना है, इन पोजीशंस को फिल करना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको रन करने के लिए आप ये देखते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को आप किस तरीके से फिल करते हैं, कि आप रिक्रूटमेंट करते हैं, देन यू डू सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जिसमें कि आप ट्रेनिंग्स जो हैं वो देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हो। फिर आपने पढ़ा इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस, कि स्टाफिंग जो है उसकी नीड क्यों है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क, क्यों है इसकी रिक्वायरमेंट, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि काम करने के लिए बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पर स्टाफिंग जो है वो ज़रूरी है। तो दिस इज़ द नीड फॉर स्टाफिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट एंड फाइंड्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। और ये स्टाफिंग इसलिए की जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सही जगह पर सही बंदे को रखती है, आपके, जो कि आपके जॉब के लिए परफेक्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। योर चैप्टर स्टाफिंग इज कंप्लीट टुडे। यू गो थ्रू योर NCERT book and read it in detail. Thank you so much. Nice day, ma'am.